हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो मैरिटल रेप पे है। पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स मैरिटल रेप पे आपने देखे होंगे, लेकिन अब केरला हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जहां पे उन्होंने बोला कि मैरिटल रेप एक ग्राउंड हो सकता है डिवोर्स के लिए, यानी इसके बेसिस पे डिवोर्स मिल सकता है। जबकि मैरिटल रेप को हम लोग रिकॉग्नाइज या पेनलाइज नहीं करते, क्रिमिनलाइज हमने नहीं किया है इंडियन लॉ के हिसाब से। तो दिस इज मैसिव, इट हैज टर्न द टेबल्स नाउ। तो ये जो जजमेंट है इसको डिस्कस करेंगे, मैरिटल रेप की बात करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। अब हम हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसको डिस्कस करेंगे, इस केस के बारे में जानेंगे, मैरिटल रेप के बारे में देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स क्या है, सोशल परसेप्शन क्या है, रिलेटेड कमिटीज ने क्या कहा है। पहली बात, इस तरह का कोई भी, बिकॉज दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स आर लिटिल कॉन्ट्रोवर्शियल, तो इस पर ओपिनियन बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको ये जो टॉपिक है एग्जाम ओरिएंट अप्रोच से पढ़ना है। इंटरव्यू में अगर आपसे ओपिनियन पूछा जाता है तो हम कई बार घबरा भी जाते हैं, अगर मैंने फेवर में कहा और सामने वाला इसके अगेंस्ट हुआ तो क्या होगा, अगेंस्ट बोला तो फेवर में हुआ तो क्या होगा। ओपिनियन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके ऐसे टॉपिक्स पे चलना चाहिए कि आपको दोनों साइड्स के बारे में पता होना चाहिए कि एक तरफ के लोग क्या बोल रहे हैं, उसका फ्लिप साइड क्या है और इसके बीच का रास्ता क्या हो सकता है, यानी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए क्या हो सकता है, क्योंकि मैरिटल रेप को हम इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं करते। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे एक हस्बैंड का अपील जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। जैसे उनको फैमिली कोर्ट ने डिवोर्स दे दिया था, लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट में अपील लगाया तो उस अपील को वहाँ पे जो है ठुकरा दिया गया। यहाँ पे डिवीजन बेंच है केरला हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि वाइफ की बॉडी को आप ये नहीं समझ सकते कि आप ही इसके ओनर हैं। ओके, क्योंकि मैरिटल रेप उन केसेस में होता है जहाँ पे यूजुअली हस्बैंड का ये माइंडसेट रहता है कि मेरी बीवी है, इसकी बॉडी का ओनर तो मैं हूँ, राइट। और फिर दे परफॉर्म सेक्सुअल एक्ट्स अगेंस्ट हर विल, उसकी मर्जी के बिना, बीवी की मर्जी के बिना सेक्सुअल एक्ट्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, ये मान के कि इसकी बॉडी का ओनर मैं हूँ, मेरे पास लाइसेंस है। तो ये मैरिटल रेप हो गया। तो इस चीज को हाई कोर्ट ने यही कहा कि अगर ऐसा हो रहा है, ये कुछ और नहीं है बल्कि मैरिटल रेप ही है। ओके, तो ये चीज, ये वर्डिक्ट किसने दिया है? एक डिवीजन बेंच है जहाँ पे जस्टिस ए मोहम्मद और के एदापागत जो हैं, उन्होंने ये डिसीजन जो है वो सुनाया है। और देखिए, इट टर्न डाउन एन अपील फाइल्ड बाय द हस्बैंड, क्योंकि हस्बैंड ने चैलेंज किया था एक जजमेंट फैमिली कोर्ट का, वो रिस्टिट्यूशन चाहते थे कंजुगल राइट्स के, मैरिटल राइट्स के, लेकिन यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ क्रूएलिटी इसको डिसमिस कर दिया गया। अब देखिए, कोर्ट ने एक चीज और ऑब्जर्व की है, इस मैरिटल रेप वाला किस्सा तो है ही है, इसके साथ ये भी ऑब्जर्व किया कि इस टाइम हमारे देश में एक और चीज की बहुत जरूरत है कि मैरिज और डिवोर्स जैसे जो मैटर्स हैं ये सेक्युलर लॉ के अंडर आने चाहिए। अभी क्या है कि हिंदू एक्ट के अंदर आपकी अलग तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं, इस्लामिक लॉ के अंदर अलग तरीके से किया जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि मैरिज और डिवोर्स जैसी जो चीजें हैं इनको आप एक सेक्युलर लॉ, हम लोग इतने इवॉल्व हो चुके हैं कि एक सेक्युलर लॉ के अंदर ला सकते हैं, क्योंकि अब इनका रिलीजन से ज़्यादा लेना देना इंसानियत के तौर पे है कि एक कपल कुछ डिसाइड करता है, वो एक दूसरे के साथ खुश नहीं है या क्रूएलिटी हो रही है, तो कोर्ट क्योंकि हमेशा जो सैंक्टिटी है मैरिज की, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी पे इतना टॉर्चर हो रहा है, इतना क्रूएलिटी हो रहा है, तो वहाँ पे उसको रोक नहीं देना चाहिए। तो अल्टीमेटली केस बाय केस स्टडी सेक्युलर लॉ के अंडर होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया। उसके बाद ये कहा, देयर कैन नॉट बी अ डिफिकल्टी इन हैविंग अ कॉमन कोड ऑफ लॉ, कि हर कम्युनिटी के लिए मैरिज और डिवोर्स का एक कॉमन कोड जो है वो होना चाहिए। Now again coming back to marital rape वाला बात, treating wife's body as something owning to husband and committing sexual act against her will is nothing but marital rape, ये मैं आपको explain कर चुकी हूँ। नेक्स्ट कोर्ट ने क्या कहा, राइट टू रिस्पेक्ट फॉर हिज और हर फिजिकल मेंटल इंटीग्रिटी। फिजिकल और मेंटल इंटीग्रिटी जो है हस्बैंड या वाइफ की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपकी बॉडीली इंटीग्रिटी,
या कोई भी तरह की डिसरिस्पेक्ट या वॉयलेशन है बॉडीली इंटीग्रिटी की अगर हो रही है, तो वो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी का आप वॉयलेशन कर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे कही गई है, ये कोर्ट ने 30 जुलाई को कहा है। अब मॉडर्न सोशल जो आपका जूरिस्प्रूडेंस है, कोर्ट ने कहा कि स्पाउसेस जो हैं शादी में, उनको इक्वल पार्टनर्स के तौर पे ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि यूजुअली पैट्रियार्कल सोसाइटी में क्या है, ऐसा माना जाता है कि घर में मेल मेंबर या मेन आर सुपीरियर, ये समथिंग लाइक दैट हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो है। यहाँ पे जो हस्बैंड है उन्होंने कहा कि मैरिज अगर हो रही है तो दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड सुपीरियर राइट रखता है वाइफ के ऊपर उसकी बॉडी को लेकर या कोई भी इंडिविजुअल स्टेटस को लेकर। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड का सुपीरियर राइट है, दोनों शादी में इक्वल पार्टनर्स हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे कहा इन्होंने। अब ये केस किस बारे में था, एक कपल है, उनकी शादी 1995 में हुई, उनके 2 बच्चे थे, हस्बैंड डॉक्टर हैं और शादी के टाइम भी उन्होंने जो लड़की है उसके पिताजी से दहेज बोल लीजिए, कुछ पैसे, गोल्ड, कार, फ्लैट शादी के टाइम पे लिया। तो वो बीवी को एज अ मनी मिंटिंग मशीन के तौर पे यूज कर रहे थे कि और पैसा लाओ, ये करो। ओके, यहाँ पे उनका अर्ज जो है मनी के लिए और सेक्स के लिए बहुत ज़्यादा था, इसलिए उनकी बीवी अब इतने समय के बाद उनसे परेशान हो गई थी। और कोर्ट ने यहाँ पे ये भी नोटिस किया कि वो महिला इतनी परेशान थी कि उन्होंने कहा कि मुझे कोई मॉनिटरी बेनिफिट भी नहीं चाहिए डिवोर्स से। कई बार होता है ना कि एलिमोनी क्लेम करते हैं या आप मेरे बच्चों का खर्चा दो, कहती मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस डिवोर्स दो। कि वो इस हद तक परेशान हो गई थी, ये कोर्ट ने यहाँ पे नोटिस किया कि उन्होंने फिर डिवोर्स फाइल किया हैरेसमेंट और क्रूएलिटी के बेसिस पे, दैट हैज़ रीच्ड बियॉन्ड टॉलरेशन, कि वो टॉलरेट नहीं कर सकती थी। तो ये पूरा केस था। अब बात आती है यहीं पे, इसी टर्म की बात आई। अब ये केस हाईलाइट इसलिए हुआ क्योंकि आप बोलेंगे कि मेंटल क्रूएलिटी के केसेस तो इन बेसिस पे पहले भी डिवोर्स चलते हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं, तो इतने हाईलाइट नहीं होते। हाईलाइट हुआ है मैरिटल रेप की वजह से, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा कि इस तरह की अगर एक्टिविटी हो रही है तो ये मैरिटल रेप ही है। लेकिन दूसरी तरफ हम मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज नहीं करते। इंडिया में कोई इसका डेफिनेशन जो है लीगल तौर पे आप देखेंगे आपको नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ पे रेप का डेफिनेशन है सेक्शन 375 आईपीसी का, आपको रेप के बारे में बताता है कि किसी के विल के खिलाफ उसके साथ सेक्सुअल एक्ट या सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है किसी महिला के साथ, तो वो क्या हो गया, रेप हो गया। लेकिन वहाँ पे एक एक्सेप्शन है मैरिड कपल्स के लिए, वाइफ के लिए, कि यहाँ से मैरिड वुमन से वो राइट हम छीन लेते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं अनमैरिड और मैरिड के बीच में। एनीवे, ये डेफिनेशन देखिए आप, मैरिटल रेप इज एनी अनवांटेड सेक्सुअल एक्ट्स बाय स्पाउस और एक्स स्पाउस कमिटेड, स्पाउस जो पति का स्पाउस पत्नी हो गई, पत्नी का स्पाउस पति हो गया, सो दिस वर्ड इज यूज्ड लाइक दिस। सो मैरिटल रेप क्या है, अनवांटेड सेक्सुअल एक्ट बाय स्पाउस, और उसका एक्स स्पाउस भी हो सकता है। अगर मैरिटल रेप सेक्सुअल एक्ट उन्होंने कमिट किया है विदाउट कंसेंट और अगेंस्ट अ पर्सन्स विल, उसके इच्छा के खिलाफ, ऑब्टेन्ड बाय फोर्स, फोर्सफुली, या थ्रेट ऑफ फोर्स, या धमका के, उसको डरा के, व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू कंसेंट, जब इंसान कंसेंट नहीं भी दे पा रहा, तो इसको डिफाइन किया गया है एज अ मैरिटल रेप। अब यहाँ पे इंडिया में बहुत लोग कुछ लोग बोलते हैं कि होना चाहिए मैरिटल रेप को आप क्रिमिनलाइज कीजिए। ओके, कुछ लोग बोलते हैं कि इसको क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए, और सब तर्क क्या देते हैं कि इसका मिसयूज हो सकता है। कि ऑलरेडी अगर आप देखेंगे सेक्शन 498A की अगर हम बात करें डाउरी से रिलेटेड, तो या फिर डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, तो बहुत ज़्यादा मिसयूज भी होता है। ओके, दैट इज एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इंडिया में बहुत सारे इस तरह की मर्डर्स होते हैं, रॉबरी होती है, थेफ्ट होता है, रेप होते हैं, कन्विक्शन रेट कम रहता है, लेकिन हम उसमें लॉज को डाइल्यूट नहीं करते कि क्रिमिनल को फ़ायदा हो। हम अपने लॉज को स्ट्रेंथन करते हैं कि उसमें जो विक्टिम है उसका फ़ायदा हो। खैर, आई विल कम टू दैट पॉइंट। अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ एक रिसर्च है जो ये बताती है, बिलीफ ऑफ मैनी एक्टिविस्ट दैट सेक्सुअल वायलेंस इज ग्रॉसली अंडर रिपोर्टेड इन इंडिया, कि इंडिया में सेक्सुअल वायलेंस होता है, मैरिड अनमैरिड दोनों महिलाओं पे होता है, लेकिन उसको रिपोर्ट नहीं किया जाता, अंडर रिपोर्टेड है। हस्बैंड्स का देख लीजिए, यहाँ पे जो रिपोर्ट है 6590, ऑफिशियली रिपोर्टेड एनसीआरबी डेटा देखेंगे तो सिर्फ 37.2%। तो
अंडर रिपोर्टेड केसेस भी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सोशल परसेप्शन जो मैरिटल रेप की है, आप एक नॉर्मल चीज़ मैरिटल रेप को इस तरीके से सोच के देखिए कि एक महिला है, वो पुलिस स्टेशन में गई, वो बोलेगी पुलिस में जाके कि मेरा रेप हुआ है, पुलिस बोलेंगे अच्छा किसने रेप किया, बोलेंगे मेरे पति ने किया, तो उसका सब मजाक उड़ाने लगेंगे, पति ने रेप किया। एक तरफ से ये गलत है, लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम क्या है कि जब किसी से शादी होती है तो एक इन्फिनिटी के तौर पे एक कंसेंट चली जाती है फॉर सेक्सुअल रिलेशंस की हमेशा हाँ ही है। और इन दोनों चीज़ों के बीच में मैरिटल रेप और दूसरा आ गया मैरिटल नॉन रेप, इसके बीच में बहुत ही थिन लाइन बाउंड्री है कि आप कैसे बताएंगे कि कब वो मैरिटल रेप है और वो कब मैरिटल नॉन रेप है, राइट। तो ये प्रॉब्लम भी है कि हमको इसको प्रॉपरली डिफाइन करने की ज़रूरत भी है, लेकिन ये जजमेंट एक प्रोग्रेसिव स्टेप है इस तरफ मैरिटल रेप को रिकग्नाइज करने की तरफ, कि यहाँ पे उन महिलाओं का बेनिफिट होगा जो इस तरह की प्रॉब्लम से गुजरती हैं। तो यहाँ पे तभी इस जजमेंट में भी मैरिटल रेप को अलग से यहाँ पे क्रिमिनलाइज नहीं किया गया, क्योंकि यही नोटिस किया गया क्योंकि यहाँ पे ये पेनलाइज्ड नहीं है, इसलिए इसको डोमेस्टिक वायलेंस या मेंटल क्रूएलिटी जो है उसके तौर पे देखा जाएगा और उसी के ग्राउंड पे जो डिवोर्स है यहाँ पे ग्रांट किया जाएगा। अब सोशल परसेप्शन मैरिटल रेप का क्या है? मेन स्ट्रीम परसेप्शन दैट मैरिज गिव्स द हस्बैंड कांस्टेंट कंसेंट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो सोशल परसेप्शन ही है कि पति है वो तो कुछ भी कर सकता है। और दूसरा, जो औरतें हैं उनको किस तरीके से देखा जाता है? बेबी मेकिंग मशीन्स। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं। जो लोग मैरिटल रेप के ये बोलते हैं कि इसको आप अलग से लॉ मत बनाइए, वो कहते हैं कि ये लॉ क्या आप सिर्फ कॉस्मोपॉलिटन वुमेन के लिए बना रहे हैं, जो वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं उनके लिए बना रहे हैं, रूरल वुमेन का क्या होगा? क्योंकि इंडिया के ट्रेडिशंस कस्टम इस तरीके से हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को बहुत हाई रिगार्ड्स में देखा जाता है और एक्चुअली देखा भी जाना चाहिए, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो यहाँ पे रूरल वुमेन के लिए वो बोलते हैं कि कॉस्मोपॉलिटन वुमेन तो ठीक है, अगर उसके साथ गलत हो रहा है आवाज़ उठा के अलग हो जाएगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहेगी, लेकिन रूरल एरिया में अगर ऐसा होने लग गया तो लोगों का जो फेथ है, शादी से जो विश्वास है वही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे वो ये तर्क देते हैं कि ऑलरेडी बहुत सारे लॉज हैं वुमेन के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस का हो गया, फिजिकल अब्यूज़ का हो गया, सेक्सुअल वायलेंस का हो गया, उनके एम्बिट में मैरिटल रेप को कवर किया जा सकता है, इसके लिए अलग से लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, कब समझेंगे कि मैरिटल रेप है, मैरिटल नॉन रेप है, दैट आर वैलिड पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पे हम एक प्रोग्रेसिव स्टेप ये ले सकते हैं कि जैसे ये जजमेंट आई, कहीं ना कहीं एक स्टेप हम मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज करने की तरफ गए। हम उन कंट्रीज को स्टडी कर सकते हैं जहाँ पे मैरिटल रेप को रिकॉग्निशन मिली है, वो क्रिमिनलाइज्ड है, तो वो देश भी तो अपनी वुमेन को और मेन को आप मान लीजिए कि जस्टिस दे रहे हैं। वहाँ पे भी तो हो सकता है मिसयूज़ है, लेकिन मिसयूज़ को रोका जा रहा है। तो उन देशों को हमें एक्सटेंसिवली स्टडी करना चाहिए कि वो किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे कि कहा जाता है कि रेप के केसेस में भी या फिर जो 498 सेक्शन है ए, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि उसको डाइल्यूट कर दिया गया ये कह के कि इसका कन्विक्शन रेट सिर्फ एक डेटा है जो बताता है 14.1% है, तो बाकी तो फॉल्स केसेस हैं, इसलिए हम इसको डाइल्यूट कर रहे हैं। लेकिन यही चीज़ अगर आप रेप के केस में देखेंगे, कन्विक्शन रेट 26 पॉइंट समथिंग % है, तो आप रेप के लॉज को भी डाइल्यूट कर दीजिए। मर्डर के केस में देखेंगे वहाँ पे भी कन्विक्शन रेट कम है, तो मर्डर के केसेस को क्या आप डाइल्यूट करते जाएंगे? इस तरह से हर लॉ को डाइल्यूट करते जाएंगे? तो डाइल्यूट करने से अच्छा है हमको जो ऑलरेडी लॉज हैं जिससे विक्टिम को फ़ायदा हो, जिसके साथ गलत हो रहा है, हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी वेलकमिंग जजमेंट, जो इससे जो महिला पीड़ित रहती हैं उनको इससे बेनिफिट होगा। इनकेस डिवोर्स तो मिलेगा, राइट? अगर क्रिमिनलाइज नहीं हो रहा, दूसरे को सज़ा नहीं मिल रही, एटलीस्ट वो अलग तो हो पाएंगी, ग्राउंड फॉर डिवोर्स तो बनेगा। ओके, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मॉर्टन हंट, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, कहते हैं टिपिकल मैरिटल रेपिस्ट इज अ मैन हु स्टिल बिलीव्स दैट हस्बैंड्स आर सपोज टू रूल देयर वाइफ्स। तो उन्हीं के, अब यहाँ पे देखिए बहुत से लोग बोलेंगे फिर से कि महिलाएं बहुत गलत करती हैं, मिसयूज़ होता है। आई टोटली अंडरस्टैंड, गलत होता है मेन के साथ, और वो
मेन नॉन एग्जिस्टेंट नहीं है, एग्जिस्टेंस में है। अभी रिसेंटली भी कुछ वीडियो वायरल हुई एक महिला की, राइट। तो इस तरह की बहुत सारी वीडियोस भी वायरल होती हैं, केसेस वायरल होते हैं जहाँ पे मिसयूज होता है। तो उस मिसयूज के लिए हमको लॉ लाना चाहिए कि अगर कोई मिसयूज करे उसके खिलाफ हम क्या एक्शन लेंगे, और बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए इस तरह की महिलाओं के खिलाफ। लेकिन अगर हम लॉ को डाइल्यूट कर देंगे तो हम उन महिलाओं के साथ इनजस्टिस करेंगे जिनके साथ मैक्सिमम, अगर आप देखेंगे, महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, वायलेंस होता है, उन महिलाओं के साथ इनजस्टिस करेंगे। तो कोई भी स्टेटमेंट अगर आप दें तो बिल्कुल सोच समझ के दें, उन महिलाओं का सोच के दें जिनके साथ गलत होता है, जिनके साथ ज़्यादा गलत होता है, राइट। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस मैरिटल रेप एंड कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, मैरिटल रेप वायलेट करता है, जो तर्क देते हैं कि मैरिटल रेप को करना चाहिए क्रिमिनलाइज, राइट टू इक्वालिटी। और आर्टिकल 21 में जब हमने राइट टू प्राइवेसी को इंट्रोड्यूस किया, राइट टू प्राइवेसी को समझा, तो वहाँ पे 3 तरह के राइट्स जो हैं वो महिलाओं को मिलते हैं। एक मिलता है बॉडीली इंटीग्रिटी का, दूसरा मिलता है सेक्सुअल ऑटोनॉमी का, और तीसरा मिलता है रिप्रोडक्टिव चॉइसेस का, राइट टू प्राइवेसी में। तो आप देखिए, राइट टू प्राइवेसी के अंदर भी हम इसको स्टडी कर सकते हैं, इससे लिंक कर सकते हैं। गवर्नमेंट का भी एक बार स्टैंड जो है 3 साल पहले मांगा गया था यूनियन गवर्नमेंट का। तो उन्होंने कहा था कि मैरिटल रेप को इसलिए हम अलग से लॉ नहीं बनाना चाहते क्योंकि ये डिस्टेबलाइज कर देगा मैरिज को, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को। तो हम ये कर सकते हैं कि अवेयरनेस, मॉरल ग्राउंड्स पे लोगों को समझा सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ लॉ बन जाती है, अब जिस तरह से ये कोर्ट का जजमेंट आ गया, तो थोड़ी देर के बाद वो खुद ही सोसाइटी में मॉरल ग्राउंड भी बन जाती है। ओके, एनीवे, इस तरीके से आप ये टॉपिक बता सकते हैं। इसके लिए काफ़ी कमेटीज़ भी बनी हैं। 2013 में यूएन कमेटी ऑन एलिमिनेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन ने रिकमेंड किया कि इंडियन गवर्नमेंट को भी क्रिमिनलाइज करना चाहिए। JS वर्मा की कमेटी सेटअप की गई थी, नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुए थे जब दिल्ली में गैंग रेप हुआ था, उन्होंने भी सेम चीज़ रिकमेंड की थी कि अब मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना चाहिए। ओके, तो वरना लगेगा कि ओके, समवेयर रेप इज अलाउड बाय लॉ, इज मैरिज अ लाइसेंस टू रेप। तो एनीवे, मैंने आपको दोनों साइड्स दिखाए हैं कि जो बोलते हैं कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करो, दूसरे बोलते हैं कि नहीं क्रिमिनलाइज होना चाहिए क्योंकि उसके रिपरकशंस हो सकते हैं, मिसयूज़ हो सकता है। तो उसका भी सल्यूशन मैंने आपको बताया है कि अगर मिसयूज़ हो सकता है तो क्या सल्यूशन है। आपको इस पे क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। और जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं उनको सेम वो वाले तर्क मत दीजिएगा, उसके सिवाय हट के आपके दिमाग में कुछ आता है और उसका सल्यूशन भी ढूंढ के अगर बताएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो यही था हमारा करंट अफेयर, जहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से बोला गया है कि मैरिटल रेप एक ग्राउंड है डिवोर्स के लिए। तो दिस इज़ मैसिव, इससे पहले ऐसा कोई जजमेंट इस तरीके का नहीं आया था। एक प्रोग्रेसिव स्टेप है टूवर्ड्स रिकॉग्नाइजिंग एंड क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप इन इंडिया, बट अभी भी क्रिमिनलाइज नहीं हुआ है, बट ग्राउंड फॉर डिवोर्स ज़रूर बन गया है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया safeguards one's right to marry the person of one's choice, अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। आर्टिकल 19, 21, 25, 29। कमेंट सेक्शन में बताइए, बाकी टेलीग्राम में इसका आंसर अपडेट हो जाएगा। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।